हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। मतलब जो भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं कंपनी से, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें असेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो क्यों बिजनेस से जुड़े रहें, क्यों बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्यों बिजनेस का इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स मतलब वो पर्सन्स होते हैं जो कि बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए कंपनी की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी या जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी कंपनी की, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर, तो यदि वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा ये चाहेंगे जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है कंपनी की, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसका जो इमेज है मार्केट में वो कैसा है, ताकि वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। दूसरा, क्रेडिटर्स या लेंडर्स, इनके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करते हैं, शो करते हैं, तो वो हमारी लिक्विडिटी या हमारी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है ना, उसके बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक लेंडर होगा या जो कोई भी एक क्रेडिटर होगा, वो हमेशा ये जानना चाहेगा कि कंपनी टाइमली जो पेमेंट है, टाइमली जो अपने लाइबिलिटीज है उनको पे करती है कि नहीं। क्योंकि वो अगर नहीं पे कर रही होगी, डिफॉल्टर होगी, तो वो कभी भी कंपनी को पैसा लेंड नहीं करेगा। तीसरा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मैनेजमेंट स्टेटमेंट से ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है काय के रिगार्डिंग, कि किस तरीके से उसको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, किस तरीके से कंपनी को आगे ग्रोथ तक लेके जाना है, कैसे आपको फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी है, किस तरीके से आपके फ्यूचर के डिसीजंस लिए जाएंगे, लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मेजर करेंगे किसके मैनेजमेंट को हेल्पफुल करेगा, किसके थ्रू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करती है, टैक्स हमसे कलेक्ट करती है। तो टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह जो होती हैं, या जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं, या जो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, क्योंकि सिंपल है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक कोई कंपनी की जो इनकम है या वेल्थ है उसको हम मेजर नहीं करते। वहाँ पे ऑल ओवर जो कंट्री है उसकी जो भी कंपनीज होंगी, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्शन हुआ होगा, उसको हम मेजर करते हैं। तो हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, वर्सेस द टैक्स रिक्वायरमेंट है ना ऑफ द गवर्नमेंट, कि उसको कितना टैक्स चार्ज करना है कंपनी से। इसके अलावा जो भी कंपनी है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो टाइम टू टाइम मतलब हो रहा है, और साथ में उस कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन उस चीज में कर रही होती है। फिफ्थ आता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए इसलिए इंटरेस्ट रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनी अगर स्टेबल रहेगी तो उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी, साथ ही साथ उनकी जो सैलरी, जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली होगी। इसके अलावा कंपनी की जो परफॉर्मेंस होगी वो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉयज़ को भी उससे फ़ायदा होगा। और लास्ट जो है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए ज़रूरत है। क्यों शेयर होल्डर्स के लिए ज़रूरत है? क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ होगी, डिविडेंड की जो पेमेंट होगी, और फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, मतलब आगे जाके किस तरीके से उनका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, किस तरीके से उनकी जो शेयर्स हैं, जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि कंपनी किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, शेयर होल्डर्स को, तो वो टाइम टू टाइम उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम। तो रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स एक तरीके का प्रॉफिट है जो कि बिजनेस बचा के रखता है फ्यूचर यूज के। तो यदि हम बात करें सबसे पहले रिजर्व्स की, तो उसमें आता है रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स जनरली हम शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीके से यूज करते हैं, जिसमें हमारा जनरल रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व मतलब वो रिजर्व्स का वो पार्ट जिसको हम किसी भी पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व्स, मतलब वो खाली पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही क्रिएट किया जाता है। अगर वो पर्पस हमारा राइज होता है या ऑकर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज। जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका मतलब क्या हुआ, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको रीपेमेंट करने के लिए आपने अलग से एक रिजर्व क्रिएट करके रखा है, ताकि आपको आगे जाके कोई बर्डन उससे ना पड़े। दूसरा आता है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जनरली जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, है ना, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, शेयर प्रीमियम हो गया, तो उससे हम जो क्रिएट करते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। तो या तो हम बोले कैपिटल जो प्रॉफिट होता है, उस कैपिटल प्रॉफिट से जो हम क्या करते हैं,
रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम कौन सा रिजर्व बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। जैसे शेयर प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सारी। तीसरा हमारा आता है सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि कई बार कंपनियां जो एसेट्स होते हैं उनको अंडर वैल्यू कर देती है। जैसे बाई चांस कोई एक एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपीज है, अब वो कंपनी उसको 80,000 शो करेगी, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 20,000 का डिफरेंस आएगा, तो कंपनी इसको क्या कर लेगी? रिजर्व के फॉर्म में क्या कर लेगी? शो नहीं करेगी, मगर कहीं ना कहीं उसका एक सेफ साइड या सेफ अमाउंट। तो हम अंडर वैल्यू एसेट या ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटीज को करके हम क्या करते हैं? रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम कौन सा रिजर्व बोलते हैं? सीक्रेट रिजर्व। तो रिजर्व्स हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो यदि हम कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला बैलेंस शीट क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट को कंपनी का शो करता है। सबसे पहला आता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हमारा क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हम शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसको नोट करते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट जो कि हमने शेयर्स के थ्रू क्या किया है? रेज किया। और रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है वो पार्ट जो कि हमने एज अ रिजर्व्स क्रिएट करके रखा है, बचा के रखा। इसके अलावा नॉन करेंट लायबिलिटीज होती है। नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं जो कि बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है? रिपेमेंट करता है, जिसमें हमारी क्या क्या आएंगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आएंगी। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जैसे हमारी टैक्स की जो लायबिलिटीज थी वो 1 लाख है, मगर हमने खाली 80,000 जो है वो डिपॉजिट किया, तो कहीं ना कहीं ये जो 20,000 का डिफरेंस आएगा ये हमारी एक टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसके अलावा हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट मतलब वो लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर बिजनेस क्या करते हैं? रीपे करते हैं, जिसके अंदर ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या अदर करंट लायबिलिटी। इसी के अलावा हमारे एसेट्स आते हैं। एसेट्स मतलब वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में, रन करने में, बिजनेस को करने में हेल्प करते हैं। इसमें हमारा नॉन करंट आ जाएगा। नॉन करंट मतलब हम किसको बोल देंगे? फिक्स्ड एसेट, जो लंबे समय तक बिजनेस में साथ में रहेगा। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी हो गई, और टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, और इनटेंजिबल मतलब जिसको हम छू और देख नहीं सकते। जैसे गुडविल हो गया, मार्केट इमेज, पेटेंट्स हो गया, है ना, मतलब किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी का आपने राइट क्या किया? लाइसेंस करके रखा हुआ है, उसको हम पेटेंट कहेंगे। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो भी आपका नॉन करंट एसेट का पार्ट होगा। फिर आता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो कि करंट एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड हो जाए, कितना? 1 साल के अंदर। जैसे कैश, वो तो सबसे हाईली लिक्विड है। इसके अलावा इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आप बेच दोगे, साल भर के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा, करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब वो डेटर्स या बिल रिसीवेबल्स जिससे आपको पैसा लेना, तो इनसे यदि आपने पैसा ले लिया तो बात खत्म हो जाएगी, मतलब वो जनरली 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ही आपसे पैसा रिकवर। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, वो अपने आप ही 1 साल बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कंटीजेंट लायबिलिटी, हाउ आर दे डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यदि हम कंटीजेंट लायबिलिटीज की बात करें तो वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। तो मे नॉट कम एक्चुअल लायबिलिटीज, है ना। तो सिंपल है, कोई अगर चीज होती है तो वो अराइज होगी, नहीं होती है तो अराइज नहीं होती, मतलब वो डिपेंड करेगी किसी के इवेंट के होने के या नहीं होने पे। जैसे कोई लॉ सूट पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी कोर्ट में, अगर कंपनी के फेवर में रहा तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, कंपनी के अगेंस्ट में रहा तो लायबिलिटी अराइज होगी। बैंक ने अगर गारंटी इशू करी है ना, तो जब तक हम डिफॉल्ट नहीं होंगे तब तक हमारी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, अगर डिफॉल्ट हो गए तो लायबिलिटी। इसके अलावा कोई डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, तो जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक वो डिसाइड नहीं होगा कि वो हमारी लायबिलिटी है कि नहीं। यदि हम डिस्क्लोजर की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो कंटीजेंट लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये अनसर्टेन है ना, मतलब अगर एक्चुअल होती है, फिक्स होती तो हम उसको शो कर देते हैं, मगर ये अनसर्टेन है तो हम इसको शो नहीं करते। तो दे आर डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स अबाउट पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, इफ अ कंपनी इज इन्वॉल्वड इन अ कोर्ट केस, है ना, एंड मे हैव टू पे 5 लाख इफ इट लूजेस द कंटीजेंट, इट इज अ कंटीजेंट, क्योंकि कंपनी अगर विन होगी तो कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, कंपनी अगर हार जाएगी तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो हम इसको कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? नोट्स टू अकाउंट में, है ना, बिलो द बैलेंस शीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक्स, मतलब क्या कमियां हैं, एक तरीके से क्या खामियां हैं काय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम ये बोलें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। इवन दो उसमें कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है। तो सबसे पहला है, कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल जो डाटा है ना, जो पुराना डाटा है उसके बारे में क्या करता है, हमें पिक्चर शो करता है। तो जब ये हिस्टोरिकल डाटा शो होगा, है ना, ये हिस्टोरिकल डाटा शो होगा तो ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स के बेसिस पे होगा। क्लियर? और ये जब रिकॉर्डेड फैक्ट्स के बेसिस पे होगा तो एक्चुअल में डाटा क्या शो कर रहा है, मतलब पास्ट शो कर रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, ना कि अभी आज जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से। दूसरा, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी कितनी है, ब्रांड की वैल्यू कितनी है, गुडविल आर नॉट फुली रिफ्लेक्टेड। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो मेजर चीजें हैं जो कंपनी को अफेक्ट करती हैं, जो उसके डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, वो इग्नोर करता है। इसके अलावा सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है। जैसे हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी मेथड है। मगर कई कंपनियां स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही होती हैं, कई रिटर्न डाउन, तो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, कंडीशंस होंगी, वो अलग शो हो रही होंगी और हमारी अलग शो हो रही है। दूसरा, इन्फ्लेशन इफेक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडजस्ट इन्फ्लेशन अफेक्टिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे आज हम बात करें कि यदि हमने कोई बिल्डिंग परचेस करी तो बिल्डिंग की कुछ वैल्यू होगी, मगर अगर हम उस बिल्डिंग को 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। मगर जब हम इसी को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो हम जनरली प्रिंसिपल के बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, जिस वैल्यू पे हम उस बिल्डिंग को परचेस करते हैं उसी को शो करते हैं। तो एक्चुअल में जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो भले इंक्रीज हो गई है, मगर कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है या जो प्राइस राइज है, वो हमारी बैलेंस शीट शो नहीं करते। अभी भी हम उसको जो हिस्टोरिकल प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी खुद वो डाटा बना रही है, तो कंपनी हमेशा जो खुद की पोजीशन होगी, खुद का जो चीजें होंगी या खुद के जो डाटा होंगी, उसको अच्छे से अच्छा अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए शो करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन भी हो सकता है ना, क्योंकि जो अकाउंटेंट है वो भी एक तरीके से ह्यूमन बीइंग है, और कहीं ना कहीं अपने अकाउंट्स को अच्छा दिखाने के लिए, बेटर पोजीशन दिखाने के लिए कंपनी इस चीज को फॉलो कर सकती है। इसके अलावा इग्नोर्स मार्केट वैल्यू। तो बैलेंस शीट डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल टाइम मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना। तो वो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन जो होता है वो एडजस्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हम जो एसेट्स और लायबिलिटीज उनको अपने हिस्टोरिकल वैल्यू पे शो कर रहे हैं, तो एक्चुअल में, है ना, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो डिस्पाइट दिस लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिमेन अ वाइटल टूल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस। भले इतनी लिमिटेशंस है, मगर कहीं ना कहीं हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डाटा है, वो एक ट्रू और फेयर पिक्चर शो करती है किसके बारे में, बिजनेस के बारे में, और कई स्टेक होल्डर्स को हेल्प करती है ताकि वो बिजनेस से रिलेटेड क्या ले सके, डिसीजंस ले सके। तो ये हमारे टोटल 5 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं। थैंक यू।